फाइन। तो हम लोग जो हैं वो कल कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे। कनेक्टिव टिश्यूज़ हमारे पास जो हैं वो 3 कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ठीक है नहीं? बड़े, हम लोग बड़े बड़े बात कर रहे हैं क्योंकि माइक्रो एनाटॉमी, माइक्रो समझ रहे हैं ना एनाटॉमी, माइक्रो, वी आर नॉट डिस्कसिंग माइक्रो एनाटॉमी, ठीक है नहीं? अगर हम माइक्रो एनाटॉमी में जाएंगे तो हमको जो है वो ज़्यादा टाइम चाहिए, ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं। अभी भी स्टिल वी हैव टू कवर, मतलब ये तो चल ही रहा है, इसके अलावा 3 सिस्टम्स हमको अभी और कवर करने हैं और 28 नवंबर हमारा टारगेटेड टाइम है। 3 सिस्टम्स हमको डिटेल में अच्छे खासे कि हमको समझ में आ जाए कि होता क्या है, ताकि आपकी फ़िज़िकल एजुकेशन की जो नींव है वो अच्छे से रख जाए। आपकी आगे की फ़िज़िकल एजुकेशन की नींव जितनी भी आगे आप करेंगे, जितना एडवांस उसमें जाते जाएंगे, मास्टर्स में जाते जाएंगे, पीएचडी में जाते जाएंगे और प्रोग्राम्स में जाते जाएंगे, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज़ द बेस ऑफ योर फिज़िकल एजुकेशन फील्ड, ठीक है नहीं? इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ताकि बेस हमारी एक बार स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद हम कहीं भी चले जाएं। बेस मजबूत रहेगी। अगर आप कहीं हल्का सा बहक भी जाएंगे तो वापस आएंगे तब भी आपका बेस मजबूत रहेगा, ठीक है नहीं? फाइन। तो अभी हम लोगों को स्केलेटल सिस्टम तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ अभी हमको जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये हमको और करना है। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी ये हम कर चुके, ठीक है नहीं? वो एक ही महीने में हमने निपटा लिया, छोटे छोटे थे वो, ये थोड़े बड़े बड़े हैं तो हम लोगों को इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, राइट? तो आज हम लोग जो है वो पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हमारी बॉडी जो है वो मीन्स एनाटॉमिस्ट ने 2 हिस्सों में बांटी हुई है। एनाटॉमिकल पोजीशन को उन्होंने 2 हिस्सों में बांटा है, एक तो कंधे से अलग ये पार्ट कर दिया है और हिप से ये पार्ट अलग कर दिया है। इसके अलावा जितना बचेगा ये एक पार्ट, तो उनके पास 3 पार्ट्स हैं, ठीक है नहीं? 2 ये और एक ये पूरा धड़, जिसको धड़ बोलते हैं हम लोग, थोरैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट? तो हमारे पास जो है वो 2 तरह के स्केलेटल सिस्टम्स हैं, राइट? एक हमारे पास एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है और एक हमारे पास एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है, राइट? ये हमारा जो है वो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी के बीच के हिस्से में जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सारे ऑर्गन्स जो हैं वो सारे बोन्स, वो सब एक्सियल स्केलेटन में जो है वो रखे जाते हैं, राइट? इसके अंदर कौन कौन सी बोन्स हैं, राइट? तो अब ऊपर से हम चलना शुरू करें, क्योंकि ये पूरा धड़ हमारा जो है ये है। तो हमारे पास स्कल है, हमारे पास जो है वो कान के अंदर कुछ बोन्स हैं, ठीक है नहीं? राइट, 3 हर कान के अंदर, तो टोटल हमारे पास 6। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आम तौर से एनाटॉमी की किताबों में आपको 3 बोन्स इन ईयर्स ऐसा करके मिल जाता है। लिखने वाला ये समझ लेता है कि पढ़ने वाला ये अपने आप समझ लेगा कि एक कान में 3, लेकिन वो क्यों समझ रहा है कि वो ऐसा समझ लेगा? वो इसलिए समझ रहा है क्योंकि वो ये जानता है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो वही बच्चे पढ़ेंगे बस जो 12th में बायोलॉजी पढ़ के आए हैं, राइट? उसका पाला नहीं पड़ा हम जैसे जानवरों से जो कहीं से भी आ जाते हैं, यहाँ आके एंट्री ले ली तो यहाँ एनाटॉमी पढ़नी पड़ रही है, राइट? तो इसलिए इसको अलग से हम स्पेसिफाई कर दिया है कि एक कान के अंदर 3, दोनों कानों में मिला करके 6, राइट? दूसरा, ये उसकी प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर की, थोड़ा बियर कर लिए इसके साथ, राइट? हायोइड बोन, इसको लिंगुअल बोन भी कहते हैं। ये आपके गर्दन में कहीं पे जो है वो वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं ना, वो बॉक्स जो है वो उस हड्डी का है, राइट? वो एक हमारे पास बोन है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो रिब केज है। रिब केज से ही अटैच्ड हमारे पास जो है वो स्टर्नम हमारे पास है। तो ये दोनों मिला करके हमारे पास जो है वो 12 पेयर्स वो, और एक जो है वो हमारे पास स्टर्नम है, राइट? और हमारे पास
वर्टिब्रल कॉलम है। बात क्लियर है बिल्कुल? तो हमारे पास एक स्कल है जिसमें 22 है, ठीक है। दूसरी क्या है? ईयर है। मिडिल ईयर में 3 एक कान के अंदर, 3 एक कान के अंदर। हमारे कानों में 6 बोन्स हैं, वो बहुत छोटी छोटी सी होती हैं लेकिन बोन्स हैं, राइट। फिर कौन सी है तीसरी? हाइवाइड बोन है, लिंगुअल बोन, वो एक अकेली है। फिर कौन सी है? स्टर्नम और रिब केज है, 24 प्लस 1 25 हैं। देन उसके बाद कौन सी है? हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, ये कितनी है? 33 है। टोटल कितनी हो गई? पक्का? 87। किताबों में आमतौर से कभी आपने कैलकुलेट नहीं किया होगा, 86 लिखी रहती हैं। हाइवाइड बोन को लिखते नहीं, राइट। आमतौर से तो आप लोग किताबों में पढ़ेंगे आमतौर से तो आपको 86 बोन्स मिलेंगी। कैलकुलेट करने पर वो पूरी 87 हो जाती हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से कैलकुलेशन किया है, लेकिन मैंने जहाँ से कैलकुलेशन किया है वो मैंने आपके सामने रख दिया, ठीक है नहीं। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि मतलब इंडिया में जो किताबें छपती हैं आमतौर से, मैं सबको नहीं कह रहा, है ना, आमतौर से जो किताबें छपती हैं हम लोग जो है वो कॉपी पेस्ट पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि बहुत आसान काम है। कोई भी क्रिएटिव काम करना, कोई भी सृजनात्मक कार्य करना, यानी कोई भी ऐसा काम जो ओरिजिनल हो, उसको करने में बहुत मेहनत लगती है। उसको करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, दिमाग के सारे घोड़े खुल जाते हैं, नहीं, और फ्रस्ट्रेशन बहुत मिलता है। आदमी परेशान बहुत होता है कि हो ही नहीं रहा काम। वो जैसे चाह रहा है कि मैं ये काम कर लूँ और वो नया है बिल्कुल, कहीं और दुनिया में किसी ने किया नहीं है, तो उसको कहीं से गाइडेंस नहीं मिल पा रही, खुद ही दिमाग लगा लगा के कर रहा है, राइट। तो अब हिंदुस्तानियों के पास इतना दिमाग कहाँ है, अभी हमें और भी बहुत सारे काम करना है। तो जब हमें बहुत सारे काम करने होते हैं तो हम लोग एक बहुत आसान रास्ता निकाल लेते हैं, हम लोग जो है वो कॉपी पेस्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, कॉपी पेस्ट पे आदमी ये नहीं देखता कि कहाँ से कितना क्या, वो तो कॉपी पेस्ट है, ठीक है नहीं। तो इसलिए जो है वो आम तौर से किताबों के अंदर आपको जो है वो कहीं किसी से कोई ऑथर से गलती हो गई है ओरिजिनली, या कहीं टाइपिंग एरर हो गया है। ये ऐसा भी हो सकता है ना, ऑथर ने तो सही है लेकिन टाइपिंग एरर हो गया, पॉसिबल है या नहीं है, राइट। अब वो कॉपी एरर जो है, वो टाइपिंग एरर जो है, वो आपने कॉपी कर लिया, अब वो आगे बढ़ रही है। अब आप कल को बड़े टीचर बन गए, 25 30 35 साल बाद आप भी बड़े हो जाओगे, कंटिन्यूस कोई भी एक काम आप करते रहो, आप बड़े हो जाओगे उसमें, ठीक है। जब आप बड़े हो जाओगे तो आपके स्टूडेंट्स आपको कॉपी करते हुए चलेंगे, वो भी पीछे से कॉपी कर रहे होंगे, राइट। तो इसलिए जो है वो आम तौर से आपको 86 बोन्स नज़र आएंगी। 86 होती नहीं, 87 बोन्स जो हैं वो इन टोटल होती हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, कॉम्पिटिशन्स में जब आप अगर ये सवाल आता है कि आपको एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं, तो जो आंसर चेक करने वाले हैं उनके पास 86 बोन्स होती हैं। आंसर चेक करने वालों में चूंकि मैं भी होता हूँ एक, मतलब अगर गवर्नमेंट कहती है मुझे तो मैं जाता हूँ उस वक्त, तो आंसर चेक करने वालों में मैं भी होता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अभी तो नहीं है, लेकिन ये कि मेरे पास भी 86 है। अब मेरे किसी बच्चे ने जब आंसर आया आप लोगों के पास, तो आपने 87 ऑप्शन ही नहीं है उसमें, ठीक है नहीं, राइट। या अगर 87 है तो आप 87 पे लगा के आओगे, ठीक है। इसको कैसे हल करें मसले को? अगर आपके पास 87 का ऑप्शन ना हो, 87 का ऑप्शन अगर ना हो तो सवाल छोड़ जाइएगा, सवाल छोड़ जाइएगा। जब रिजल्ट आए तो चैलेंज करिएगा विथ सबूत। वे सबूत चाहिए होते हैं ना, वहाँ पे आपको बताना होगा कि कैसे आप 87 कह रहे हो। तो क्या होगा कि जब उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया होगा 87 का, अगर ऑप्शन नहीं दिया होगा 87 का,
तो वो क्वेश्चन ही कैंसिल करना पड़ेगा उनको। लेकिन अगर आपने 87 उन्होंने नहीं दिया होगा और आपने 87 पे लगा दिया होगा, 86 पे लगा दिया होगा, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा फिर। बात समझ रहे हैं मेरी? तो इस तरीके के भी क्वेश्चन मतलब कहीं आपको फंस सकते हैं कॉम्पिटिशन्स में। ऐसे ही सिस्टम इम्प्रूव करता है, कोई भी सिस्टम ऐसे ही इम्प्रूव करता है। अगले साल से फिर वो 86 नहीं लिखेंगे, जब भी वो देंगे तो फिर वो 87 ही लिखेंगे। तो आपके थोड़े से मेहनत से थोड़ा सा सिस्टम कंट्रीब्यूट हो गया, थोड़ा सा इम्प्रूव कर गया इसको, राइट? फाइन। अभी हम लोग बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि ये स्लाइड्स आपके पास पहुंच जाएंगी, इसलिए हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस नहीं करेंगे। स्कल पे हमारे पास जो है वो दिखाई दे रही है, क्रेनियम, क्रेनियम, CRANIUM, क्रेनियम। मतलब मैं अभी जाऊँ वहाँ करेक्शन करूँ उसको थोड़ा सा, है ना, हम लोग यहीं बात कर लेते हैं। और एक हमारे पास फेस, क्रेनियम हमारा ये सिर वाला पार्ट जहाँ पर ब्रेन रहता है, और एक हमारे पास फेस है, राइट? क्रेनियम के पास 8 बोन्स हैं, क्रेनियम के पास 8 बोन्स हैं, फेस के पास 14 बोन्स हैं। 14 और 8 22 बोन्स हैं, ठीक है नहीं? राइट, 22 बोन्स हैं, लेकिन एडल्ट के पास सिर्फ 2 ही होती हैं। हम लोग पहले बात कर चुके हैं, बोन्स 22 हैं, लेकिन वो सब फ्यूज्ड हैं एक दूसरे में, है नहीं? ड्यूरिंग एडल्टहुड तक आते आते वो सब बोन्स आपस में फ्यूज्ड हो जाती हैं। जब तक वो बच्चा था, जब तक वो सारी बोन्स उसकी अलग अलग थी। वो मैकेनिकल एस्पेक्ट है, गिरना पड़ना, उसका एडजस्ट होना बोन्स का, ताकि उसका ब्रेन अंदर से जो है वो इस एडजस्टमेंट में सेफ रह सके, ठीक है नहीं? बड़े होते होते हमको और आपको गिरना आ जाता है, हम दूसरे सेफ्टी मेजर्स इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, हाथों को, पैरों को, राइट? सिर की मसल्स हमारी इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं, गर्दन की मसल्स की, हम अपने सिर को टकराने से बचा लेते हैं। बच्चे को नहीं होता ऐसा, ठीक है? तो वो सेफ्टी मेजर्स, वी लर्न दो सेफ्टी मेजर्स, ठीक? तो हमारे पास टोटल जो है वो 22 बोन्स हैं, 22 ओवरऑल मिला करके हैं। कौन कौन सी होती हैं वो हम लोग एक बार डिटेल में हम लोग देख लेंगे, ठीक है नहीं? ऐसी बहुत सारी हैं, ये दिखाई दे रही हैं आपको, राइट? एक एक करके हम लोग बात करेंगे तो हम लोग जो है वो थोड़ा अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे पहली है फ्रंटल, जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो माथा, जिसको आप माथा बोलते हो, 4 उंगल का, ये दिस इज फ्रंटल, राइट? ये एक है, राइट? दूसरी हमारे पास बोन है पैराइटल, ये बीच के हिस्से की बोन है। तो एक तो ये बोन है, एक बोन ये है, राइट? अब ये दोनों बोन्स अलग अलग हैं जब बच्चा है तो, ठीक है? ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सिला हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ से फ्यूज्ड हो जाते हैं, यहीं से ये खुले हुए होते हैं, राइट? इनको बोलते हैं सूचर। सूचर लिख लीजिए आप इसको, SUTURE, SUTURE, सूचर। ज्वाइंट बिटवीन 2 बोन्स, 2 बोन्स की बीच में जो सिलाई हुई है नहीं? सिलाई बिटवीन 2 बोन्स, 2 और मोर बोन्स, बल्कि ऐसे लिख लीजिए, 2 और मोर बोन्स इज सूचर, राइट? तो हमारे पास एक पैराइटल है। पैराइटल का मतलब होता है वॉल, वॉल की तरह ये लगी हुई है। कुछ नहीं है वो, यहाँ पर वो गैप था, जब गैप था तो यहाँ पर कार्टिलेज लगा हुआ था उसमें, वक्त के साथ साथ वो कार्टिलेज जो है वो पूरा सूख गया। आप ऐसे समझो जैसे एल्फी है, जब तक बोतल के अंदर है वो लिक्विड फॉर्म में है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है,
जैसे ही आपने उसको बाहर सब्सटेंस में वो एयर के साथ उसने रिएक्ट किया तो वो फ़ौरन हार्ड हो जाती है, राइट। अभी जो है वो कार्टिलेजिनस एंड थे सारे बोन्स के, लेकिन वक्त के साथ साथ वो सब सूख गए तो अब वो हड्डी हो गए, ठीक है। लेकिन जिस फॉर्म में वो थे उसी फॉर्म में सूख गए वो, तो वो फॉर्मेशन जो है वो उनकी ये सूचर वाली ऐसे हो गई है, राइट। दिस वन इज स्फीनाइड, दिस वन स्फीनॉइड बोन। स्पेलिंग की आप फिक्र मत करिएगा, स्पेलिंग आपके पास पहुंच जाएंगी सारी, राइट। स्फीनॉइड कहते हैं बटर लाइक, बटरफ्लाई या कोई ऐसा पतंगा, ऐसा कीड़ा जो बटरफ्लाई की तरह हो, राइट। तो हमारी ये बोन ऐसी होती है अंदर से। स्ट्रक्चर आप एक बार इमेजेस में गूगल के कभी बैठना पढ़ने के लिए, तो उसको एक बार हर बोन का स्ट्रक्चर अलग से देख लेना, ठीक है नहीं, राइट। देन हमारे पास एक है टेम्पोरल, ये कानों का हिस्सा है। ये टेम्पोरल बोन है जो हमारे कानों को ढके हुए चारों तरफ से, कान के अंदर की जो हड्डियां हैं ताकि उनको नुकसान ना होने पाए। इसके अंदर ब्रेन का हिस्सा भी है, प्लस इट इज़ ऑल्सो कवरिंग दी 3 बोन्स ऑफ योर ईच ईयर। वो बोन्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, कान के अंदर जो हैं, और बहुत बारीक हैं, बहुत छोटी छोटी हैं। अभी जब आएंगी तब हम लोग बात करेंगे। वो इतनी छोटी हैं कि आप ऐसे मार दो तो शायद टूट जाएंगी, वो चकनाचूर हो जाएंगी। अच्छा, इम्पॉर्टेंट इतनी है कि अगर मतलब उसमें जो है वो हल्का सा भी इन्फेक्शन हुआ, हल्का सा भी अगर इन्फेक्शन हुआ तो आप सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे, मतलब चक्कर आते रहेंगे आपको। थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा ज़्यादा, तो आपको आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी कान में, भन, मतलब कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस। ऐसा लगेगा जैसे मच्छर या मक्खी कोई अंदर घुस गया। अच्छा, ये सब परेशानी वाली चीज़ें। सीधे खड़े नहीं हो पा रहे, सीधे आप बैठ नहीं पा रहे, लेटे लेटे भी चक्कर आ रहे हैं, आवाज़ आनी शुरू हो गई कान के अंदर, डिस्टर्बेंस, कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस आपको हो रहा है। अब आप सो भी नहीं पा रहे, ठीक है नहीं, राइट। तो वो बोन्स इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। उन बोन्स की एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी था। अगर नहीं होता तो हमको और आपको उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करना होता, राइट। तो आपको टेम्पोरल बोन दी गई है उसके लिए, ताकि आप उसका भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आप जो है वो अच्छे से कर लें। देन हमारे पास पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल, देन वी हैव गॉट ऑक्सीपिटल। देन हमारे पास इथमॉइड, नाक के अंदर इथमॉइड एक बोन है। ये हमारे पास जो है वो सारी बोन्स हैं हमारे क्रेनियम की। अभी हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, ये वाइट वाले हिस्से पे नहीं आए। ये वाइट वाला हिस्सा भी इसी का है, ये ज़्यादा छोटा छोटा है। ये तो 8 ही हैं, वहाँ 14 आएंगी, राइट। फेस के पास इतनी बहुत सारी बोन्स हैं, ठीक है नहीं। नेजल, मैक्सिला, ज़ाइगोमेटिक, मैंडिबल, लैक्रिमल, पैलेटाइन, इंफीरियर नेजल कॉन्ची एंड वूमर, ये हमारे पास 14 बोन्स हैं, ठीक है। ये बोन्स आपको जो है वो सामने हमारे चेहरे के 14 बोन्स हैं, छोटी छोटी बोन्स ये सारी, राइट। नेजल समझ रहे हैं, नाक की। मैक्सिला है ना, ये वाली बोन जितनी भी है। देन हमारे पास एक ज़ाइगोमेटिक बोन है, ये जो उठी रहती है ऊपर अलग से। देन हमारे पास एक जॉ, राइट, मैंडिबल। हैं तो 22 में से अब 2 ही बोन्स बची हैं हमारे पास, बाकी सब सूचर्ड हो गई। अब 2 ही बोन्स बची हैं हमारे पास। एक बोन उसमें से इमूवेबल है 2 में से, और एक मूवेबल है। मूवेबल जो बोन है वो कौन सी है, वो मैंडिबल है हमारे पास। हमारा जॉ है जो हिलता है ऊपर नीचे, साइड में, आगे पीछे,
इन 22 में से सिर्फ एक बोन हिल रही है हमारे पास, राइट। ये हमारे पास जो है वो, हम लोग इनकी डिटेल्स में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। नाम लेकिन आपको याद होने चाहिए। इनकी डिटेल्स आपसे पूछी भी नहीं जाएंगी और कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको नाम पता होने चाहिए, राइट। अब से 12 साल पहले तक, जहाँ तक मेरा अपना याददाश्त मेरी काम कर रही है, अब से 12 साल पहले तक जो है वो फेस की बोन्स आम तौर से कॉम्पिटिशन्स में नहीं पूछते थे, स्पेशली फिज़िकल एजुकेशन की फील्ड में। लेकिन अभी पीछे 12 साल से जो है वो फेस की बोन्स भी पूछने लग गए हैं। फेस की कौन कौन सी बोन्स हैं, या ऑड मैन आउट, उनमें 3 फेस की बोन्स होंगी, कोई एक अलग कोई और बोन होगी। तो हमारे पास जो है वो जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसको, राइट। ये हमारी वो ऑडिटरी बोन्स हैं, हमारी वो ऑडिटरी बोन्स जो हमको सुनने में मदद कर रही है, राइट। एक है मैलियस, 3 बोन्स हैं, बहुत छोटी छोटी हैं। बड़ा करके स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। खड़ा हो जाए बेटे, बाबू चेयर के ऊपर खड़ा हो जाओ। हाँ जी, पुनीत नाम है ना आपका, खड़े हो जाओ, चेयर के ऊपर खड़ा हो जाओ, आराम से खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, नहीं लगेगा। शाबाश, खड़ा हो जा, कोई परेशानी नहीं है, नहीं टकराएगा और ना उड़ेगा। शाबाश, खड़ा। मैलियस हैमर की तरह है ये, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे छोटी सी हथौड़ी टाइप की, राइट। देन हमारे पास इनकस, ये एनविल की तरह है। एनविल समझते हैं, हथौड़ी और नहीं, छेनी के ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, ऐसा जिसके ऊपर रख के ऐसे हथौड़ी मारो तो कुछ कील व्हील सेट करो या कुछ, राइट, दैट इज एनविल, राइट। तो हमारे पास एक हैमर है, हमारे पास एक एनविल है, और हमारे पास एक स्टेपीज़ है। स्टेप्स नहीं है ये, स्टेपीज़। आप चाहें तो इसको हिंदी में लिख लीजिए अपनी तरफ से, स्टेपीज़ है, राइट। ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन है, आपकी बॉडी की सबसे छोटी बोन, और बहुत ही इत्तू सी, और बहुत ही ख़तरनाक रोल प्ले करती है, राइट। इसे कहते हैं रामायण ख़त्म हो गई, पूछ रहा सीता कौन था। राइट। एक्रोनिम समझते हैं क्या? हाँ, कोई बड़ी चीज़ है उसको याद करना है तो छोटे फॉर्म में आप करते हैं। जैसे नोएडा, आप में से नोएडा के कुछ लोग हैं, है नहीं? तो नोएडा का एन अलग है, ओ अलग है, आई अलग है, डी अलग है, ए अलग है, लेकिन उसको एक्रोनिम के फॉर्म में पूरा एक यूनिट अब वो जो है नोएडा के फॉर्म में बोली जाती है, समझी जाती है, जानी जाती है, पहचानी जाती है। अगर आप उसका ओरिजिनल नाम ले लो तो आपकी तरफ हो सकता है मैं अजीब सी नज़रों से देखूँगी, क्या बोल रहा है, पता नहीं कहाँ है, राइट। नोएडा बोलो इज़ फाइन, नोएडा का पूरा फॉर्म बोल दो, राइट। तो नोएडा जो है वो एक्रोनिम है। तो ऐसे किसी भी चीज़ को याद करना, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ आ जाए, कोई मुश्किल सी चीज़ आ जाए, तो आप उसकी एक्रोनिम्स बना लीजिए। एक्रोनिम बनाने का कोई रूल नहीं है, ठीक है। आपको जो है वो क्रेनियम की बोन्स बनानी है, याद करनी है, तो आप उनका एक्रोनिम बना लीजिए, फर्स्ट लेटर ले लीजिए और पूरा कुछ एक ऐसी चीज़ बना लीजिए जो आप आसानी से याद कर सकें। केमिस्ट्री के लोग एक्रोनिम्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पीरियोडिक टेबल को ख़ास करके रिएक्शंस को याद करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का पार्ट जब आता है तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे एक्रोनिम्स की, क्योंकि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस उसमें आते हैं, तो वो आप मास्टर्स में पढ़ेंगे, राइट। तो मैं कह रहा हूँ कि एक्रोनिम्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लर्निंग का एक तरीक़ा होता है। तो इसका भी आप जो है वो एक्रोनिम बना सकते हैं, कुछ भी, है नहीं, कुछ भी बना सकते हैं,
MIS, हैज़, है नहीं, इस तरीके का। मिस हम लोग जानते हैं। MISS, अभी यहाँ सिंगल एस रख लो, बोलने में वही रखो, राइट। तो आपका जो है वो हैज़ तो हम लोग जानते ही हैं, वन हैज़ टू डू दिस, अंग्रेज़ी का एक टर्म है जो कि कॉमन टर्म है बहुत, राइट। इस तरीके का, ये मैंने अपने एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। आप अपने तरह से किसी भी चीज़ का एक्रोनिम आप बनाना चाहें, आप इत्मीनान के साथ बना लीजिए। एक्रोनिम का मतलब, हाँ, याद करने की छोटा फॉर्म है। एक्रोनिम का ओरिजिनल मतलब होता है किसी भी एक्सपेंडेड चीज़ को छोटा कर देना। एब्रीविएशन, उसका क्या कहते हैं इसको हम, पर्यायवाची को अंग्रेजी में सिनोनिम, राइट। तो ये सिनोनिम है सारे, राइट। ओके, क्या चीज़, क्या फंक्शन। असल में स्टेपीज जो है ना, ये आपके कान के अंदर एक फ्लूइड है, फ्लूइड है एक, है ना। फ्लूइड समझते हैं, तरल पदार्थ, एक तरल पदार्थ है, वो आपके बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, वो तरल पदार्थ, राइट। वो इधर उधर ना ढलके। अच्छा, वो ढलका अगर इधर, किधर भी, जिधर ढलका उधर आपका बैलेंस गया। इसी वजह से आप देखिए, जब भी स्पोर्ट्स में आपको स्किल सिखाई जाती है तो आपको कहा जाता है अपने हेड को बिल्कुल स्टिल रखो। मीन्स से फॉर एग्जांपल, मैं क्रिकेट में फ्रंट फुट अगर सिखाऊंगा किसी को भी, तो मैं ये नहीं कहूँगा कभी भी, आप भी नहीं कहेंगे कभी, कि अपने सिर आगे, सिर जो है वो ऐसे ही रखो, राइट। क्यों? ताकि बैलेंस आपका जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो आपके अंदर वो फ्लूइड है जो आपके बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। आप किसी को ऐसे करके हाथ पकड़ के बच्चे को घुमा देते हैं, फिर खड़ा कर देते हैं, हर घर की कहानी है। वो चक्कर खा के गिर जाता है या चक्कर खाता है, या हम हिला दें किसी को ज़ोर से तो चक्कर आ जाते हैं। वो चक्कर क्यों आ रहे हैं? वो उसी लिक्विड की वजह से आ रहे हैं। असल में वो लिक्विड जो है वो अंदर से घूम गया है। जब तक अब वो स्टेबलाइज नहीं होगा, जब आपकी बॉडी बाहर से रुकेगी तो वो धीरे धीरे फिर हल्के हल्के करके रुकेगा। जब वो रुकेगा जिस तरीके से, तब आपकी बॉडी स्टेबलाइज हो पाएगी। जब तक अंदर वो घूमता रहेगा, जितनी भी तेज़ स्पीड से घूमेगा उतनी तेज़ स्पीड से आपको भी बॉडी को घुमाएगा वो। और ऊपर से बॉडी घूम नहीं रही, क्योंकि आपकी लार्ज मस्कुलर एक्टिविटी जो है, वो लार्ज मसल्स जो है बहुत स्ट्रांग है, तो उन्होंने बॉडी को स्टेबलाइज किया। लेकिन अंदर से वो चूँकि घूम रहा है, तो अंदर के सारे ऑर्गन्स घूम रहे हैं। ऐसा होता है हमारा, कई बार होता है कि हम जो है वो, हमारी अपर बॉडी तो अलग मोड में ट्रैवल करती है, अलग डायमेंशन में, और अंदर की बॉडी हमारी जो है वो अलग डायमेंशन में काम करती है, जिसकी वजह से हम चलती हुई गाड़ी में एकदम से ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ हो जाते हैं। वजह, इंटरनल ऑर्गन्स हमारे जो हैं वो गाड़ी की स्पीड से अभी भी चल रहे थे, उनमें ब्रेक नहीं लगा। ऊपर की मसल्स का ब्रेक लग गया, अंदर की मसल्स से अंदर के ऑर्गन्स में ब्रेक नहीं लगा, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ गए। वो आगे बढ़े तो आप भी आगे चले गए। तो इसलिए वो लिक्विड जो है वो हमारा स्टेपीज उसको कंट्रोल करके रखती है। अगर वो बाहर इधर उधर हुआ तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। किसका? ब्रेन का। हाँ, उसी का काम है वो, ब्रेन का कोई काम नहीं है उसमें। हम कहते हैं सर चक्कर खा रहा है, हम कहते हैं सर चक्कर खा रहा है, ये ऐसे ही हम, चूंकि उस ज़माने में सर तो चक्कर हमेशा से खा रहा होगा ना, ऐसे ही ह्यूमन बॉडी तो दसियों लाखों साल से ऐसे ही है। तो अब वो क्या कहेगा? उसको स्टेपीज उस ज़माने में नहीं पता, उसको वो तरल पदार्थ नहीं पता, तो वो क्या कहेगा? वो यही कहेगा ना, सर चक्कर खा रहा है, सर भारी हो गया मेरा, ऐसे ही होगा ना सारा। इस वजह से ब्रेन का उसमें कोई काम नहीं है। कोई मूवमेंट तो, कोई प्रॉब्लम और होगी दूसरी, लेकिन वो स्टेपीज को कहीं ना कहीं वो कर रहा होगा। स्टेपीज को किसी ने, क्या कहेंगे इसको, स्टिमुलेट कर दिया होगा। कोई ख़राबी आ गई होगी उस वक्त, कोई एक्स्ट्रा फायरिंग हो गई होगी किसी नर्व की, तो जिसकी वजह से स्टेपीज स्टिमुलेट हो गई होगी, तो उसने उसको भी हल्का सा वो कर दिया, तो आपको चक्कर आ गया, लेकिन थोड़ी देर में आप ठीक भी हो गए। राइट जी। यार, उस फ्लूइड का नाम याद आता तो मैं अब तक बोल देता। मैं इसीलिए कहता हूँ आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं।
मैं अपनी चोरी छुपाना चाह रहा था, चोरी नहीं छुपने दे रहे थे। लाइक उसको जो है वो वैसे लेब्रिन्थाइन के नाम से बोलते हैं। लेब्रिन्थाइन लिख लो आप, LABYRINTHINE, लेब्रिन्थाइन। लेबिरिंथ भी कुछ लोग बोलते हैं इसको। लेब्रिन्थाइन या लेबिरिंथ। हायोइड बोन, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है, चश्मे की तरह का, राइट। बहुत छोटी सी बोन है ये भी, लेकिन बोन है। इसकी बड़ी अजीबोगरीब एक कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। ये इसके अलग अलग जो हैं वो बोन्स हैं। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक, खास कैरेक्टरिस्टिक, अकेली है, जो किसी दूसरी बोन के साथ, मतलब उसे इंटरेस्ट ही नहीं है किसी और बोन के साथ रहने में, वो अकेली रहती है। ठीक है नहीं? आपकी बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं वो सब एक दूसरे के रिलेशन में रहती हैं। कोई भी बोन अकेली नहीं है, और अकेले रहने में उसको मज़ा भी नहीं आता। हायोइड बोन एक अकेली बोन है जिसके आसपास उसके रिलेशन में कोई बोन नहीं है, वो अकेले मस्त है बिल्कुल अपने आप में, राइट। ये इसकी ख़ास कैरेक्टरिस्टिक है। आगे फिर पढ़ेंगे हम लोग। क्लास ख़त्म हो गई, देखो वो लिख के आ गया, वो कमांड दे रहा है नहीं। वी विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है नहीं? कोई सवाल हो आप लोगों को तो बताइए। बैलेंस नहीं होता उनमें? नहीं, अगर बैलेंस होगा तो फिर फ्लूइड होगा, क्योंकि वो फ्लूइड का ही काम है आपके बैलेंस का। जी, किसमें? हायोइड, हायोइड, एक मिनट, हायोइड बोन, हायोइड बोन में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती तो दूसरा कोई सिस्टम इफेक्टिव नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? उसको अकेले रहने में मज़ा आ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसके माता पिता को अफसोस नहीं होगा, होगा ना? क्या चीज़? अगर वो अलग है तो अपना काम खुद अलग से करती है तो उसका काम और कोई नहीं कर सकता। नहीं, ये एक अलग चीज़ है। क्रेनियम का काम भी कोई और नहीं कर सकता, है नहीं? मैंडिबल का काम भी कोई और दूसरी बोन नहीं कर सकती, लेकिन सारी बोन्स एक दूसरे के संबंध में रहती हैं। ये अकेली रहती है। अकेली रहती है का मतलब ये नहीं है कि अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी तो दूसरे सिस्टम्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरे सिस्टम्स में क्यों नहीं प्रॉब्लम होगी? ये बोन क्या अकेली रह रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये बोन दूसरी बोन्स के रिलेशन में नहीं रहती, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम के रिलेशन में तो रहती है ना, नर्वस सिस्टम के रिलेशन में तो रहती है ना, एंडोक्राइन सिस्टम के रिलेशन में तो रहती है ना, नहीं रहती? रहती है, तो फिर दूसरे सिस्टम्स को क्यों नहीं असर पड़ेगा? जी, आप कुछ कह रही थी और आप में से। जैसे कि हम लाउड स्पीकर पे सॉन्ग वगैरह सुनते हैं तो हमारे सर में पेन होने लगता है, वो किस वजह से होता है? आपकी स्टेपीज और आपका हैमर जो है वो एनविल के ऊपर इतनी ज़ोर से ठगाठक मार रहा है, जिसकी वजह से आपको जो है वो एक्स्ट्रा मींस वाइब्रेशंस जो है वो आपका न्यूरॉन्स जो हैं वो एक्स्ट्रा स्टिमुलेट हो गए, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपके सिर में दर्द हो रहा है। असल में वो उसकी ओवर यूज़ की वजह से हैमर, एनविल और स्टेपीज, उसमें हैमर और एनविल का ज़्यादा रोल है जिसकी आप बात कर रहे हो। क्या चीज़? हम लोगों ने बात करी थी एक बार। क्या चीज़? कितना? 20 डेसिबल और आगे 20,000 डेसिबल से ज़्यादा का नहीं सुन सकते। आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है। कुछ और जानवर हैं उनके अंदर कैपेसिटी है, कुछ और जानवर हैं उनके अंदर कैपेसिटी है, वो 1 डेसिबल का भी सुन लेते हैं। इसी वजह से कुत्ता, घोड़ा, गधा,
ये जो हैं वो मीन्स 10 किलोमीटर दूर से अपने मालिक की पदचापों को या गाड़ी की आवाज़ को पहचान लेते हैं, क्योंकि उनकी वो तेज़ है डेसिबल। कौन सा बोन जो होता है, किस बोन के रीजन से होता है ये? कौन जो सुन नहीं पाते हैं? सुन नहीं पाते मतलब आपका वो उसका एक अलग पूरा सिस्टम है आपका हियरिंग का, आगे आएगा आपकी फिजियोलॉजी में, तब हम लोग उसको पढ़ेंगे, तब आपको वहाँ समझ में आएगा। ज़रूरी नहीं है कोई बोन हो जिसकी वजह से नहीं समझ में आ रहा है नहीं, वो नर्व भी हो सकती है। जैसे हमारी अगर यहाँ की नर्व अगर ख़राब हो जाए तो हाथ कितना ही मस्कुलर हो, ये हाथ जो है वो पैरालाइज्ड हो जाएगा। ऐसे ही वहाँ की नर्व ख़राब हो गई फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमारा हियरिंग जो है वो कमज़ोर पड़ गई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।